हर किसी के जीवन में सुख दुख तो आता रहता है, कभी सुख तो कभी दुख। लेकिन हमें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। खुशी के साथ किया गया काम जीवन में जीने की प्रेरणा देता है। जीवन में हमेशा ऐसे काम करें जिसे करने की आपकी इच्छा होती है। इच्छा के विरुद्ध किया गया काम हमेशा इंसान के मन में चिंता का भाव उत्पन्न करता है, जो सही नहीं है। इसलिए हंसी खुशी काम करें और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से दूसरी 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर होंगे शामिल। रणनीतिक, रक्षा और सुरक्षा मुद्दों पर व्यापक चर्चा। रक्षा सहयोग को और गति मिलने की उम्मीद। भारत की G20 अध्यक्षता समाप्त होने से पहले 22 नवंबर को आयोजित होगा वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे सम्मेलन की अध्यक्षता। 9 अतिथि देशों सहित 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख आमंत्रित। शिखर सम्मेलन के परिणामों और कार्य बिंदुओं को आगे बढ़ाने पर होगा विचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर। कई सम्मेलनों और कार्यक्रमों में लेंगी हिस्सा। 3 नई रेलगाड़ियों को दिखाएंगी हरी झंडी। रायरंगपुर डाक मंडल का करेंगी उद्घाटन। 54वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को। महोत्सव के दौरान 270 फिल्मों का प्रदर्शन। इस वर्ष से OTT फिल्मों के लिए भी दिए जाएंगे पुरस्कार। और वनडे विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया बना विजेता। भारत को 6 विकेट से हराकर छठी बार बना विश्व विजेता। 11 मैचों में 765 रन बनाने वाले विराट कोहली बने मैन ऑफ द टूर्नामेंट। सुप्रभात में अब बात विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा यात्रा पर हैं। इस दौरान वे आज ओडिशा के बारीपदा में अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ के 36वें वार्षिक सम्मेलन और साहित्य महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कुलियाना में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का उद्घाटन भी करेंगी। यात्रा के दूसरे दिन राष्ट्रपति पहाड़पुर गांव में एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन करेंगी। बाद में वो बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन जाएंगी और 3 नई रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगी। वो रायरंगपुर डाक मंडल का उद्घाटन करेंगी और एक स्मारक आवरण जारी करेंगी। राष्ट्रपति बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन के पुनरुद्धार परियोजना की आधारशिला रखेंगी। वो बादाम पहाड़ से रायरंगपुर तक बादाम पहाड़ शालीमार एक्सप्रेस रेलगाड़ी से यात्रा करेंगी। राष्ट्रपति ओडिशा के बुर्ला में वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 15वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। 22 नवंबर को राष्ट्रपति संबलपुर में ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा की शुरुआत करेंगी। बाद में राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी जाएंगी और श्री सत्य साई उच्च शिक्षण संस्थान के 42वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज नई दिल्ली में दूसरी 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस और विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक करेंगे। मंत्रियों के बीच रणनीतिक, रक्षा और सुरक्षा मुद्दों पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। इसमें भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मामले शामिल हैं। दोनों पक्ष सहयोग मजबूत करने के लिए साझा प्राथमिकताओं पर भी विचार करेंगे। इस दौरान व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते से संबंधित मौजूदा जारी बातचीत का भी जायजा लेने की संभावना है।
भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों में हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत ने वर्ष 2020 में द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी से व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदलने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी ने इस वर्ष परस्पर देशों का दौरा किया और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। पहली भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता सितंबर 2021 में आयोजित की गई थी। भारत ऑस्ट्रेलिया का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2021 में 22 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो 41% बढ़कर पिछले साल 31 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया। ऑस्ट्रेलिया को भारत का कुल निर्यात 2021 में 6 अरब 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर से 38% बढ़कर 8 अरब 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर हो गया है। दस सितंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि भारत की G20 अध्यक्षता के समापन से पहले भारत G20 नेताओं के एक आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसी के तहत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में G20 नेताओं का आभासी शिखर सम्मेलन 22 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष सहित सभी G20 सदस्यों के नेताओं के साथ साथ 9 अतिथि देशों और 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में G20 दिल्ली डिक्लेरेशन को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। वर्चुअल शिखर सम्मेलन नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के प्रमुख चयनित परिणामों और कार्य बिंदुओं को आगे बढ़ाएगा और साथ ही तब से हुए विकास कार्यों की समीक्षा भी करेगा। 17 नवंबर को आयोजित दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के विचार विमर्श भी इस चर्चा में शामिल होंगी। वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन से प्रासंगिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों सहित विभिन्न G20 निर्णयों के प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर देने की भी उम्मीद है। आपको बता दें कि भारत के पास 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता है। 2024 में ब्राजीलियाई G20 प्रेसिडेंसी के दौरान G20 ट्रोइका में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल होंगी। इजराइल हमास जंग के बीच भारत ने एक बार फिर गजा के लोगों को मानवीय मदद भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे भी भारत प्रभावित लोगों की मदद करेगा। वायुसेना का विमान C-17 साजो सामान लेकर मिस्र पहुंचा है। यहां से सड़क मार्ग के जरिए गजा में ये मदद भेजी जाएगी। रविवार को भारतीय वायुसेना का दूसरा C-17 विमान गजा में चल रहे इजराइल हमास संघर्ष से प्रभावित लोगों के लिए 32 टन सहायता सामग्री लेकर मिस्र के एल अरिश हवाई अड्डे पहुंच गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत द्वारा भेजे गए मेडिकल शिपमेंट में 38 टन राहत सामग्री शामिल थी, जिसमें दवाइयां, कंबल और टेंट जैसे जरूरी सामान शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हालिया शिपमेंट में आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं, सर्जिकल आइटम और अन्य आवश्यक आपूर्ति शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि भारत क्षेत्र में प्रभावित नागरिकों को अतिरिक्त मानवीय सहायता भेजने की योजना बना रहा है। चौवनवां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में आरंभ होगा। उद्घाटन समारोह शाम को बाम्बोलिम में श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में संपन्न होगा। इस वर्ष के महोत्सव में ब्रिटिश फिल्म कैचिंग डस्ट प्रदर्शित की जाने वाली पहली और अमेरिका की फेदरवेट अंतिम फिल्म होगी।
सत्यजीत रे जीवन पर्यंत उपलब्धि पुरस्कार हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को प्रदान किया जाएगा। 9 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में 4 स्थानों पर 270 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में ओटीटी पर श्रृंखला और फिल्मों पर इस वर्ष से ओटीटी पुरस्कार आरंभ किए गए हैं। इससे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोगों को पहचान, प्रोत्साहन और सम्मान मिलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, मंत्रालय में राज्य मंत्री एल मुरुगन और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी महोत्सव के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। चौवनवें फिल्म महोत्सव में क्या कुछ रहेगा खास, आइए देखते हैं। अरे ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, ये गाना तो मुंह पर जब से त्रिपाठी जी ने चढ़ाया है तब से बस चढ़ ही गया है। और क्या आपको याद है कि त्रिपाठी जी को हमारे दिलों पर किसने चढ़ाया? आपके हाथ में वो छोटी सी स्क्रीन ने। चाहे लौकी से परेशान जीतू भैया हो या श्रीकांत तिवारी, all of them have kept us glued to our screens, lose sleep and binge watch. And today we are here to honor them क्योंकि त्रिपाठी जी ने कहा है, जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती। From edge of your seat thrillers to heartwarming dramas, the realm of OTT platforms is bursting with creativity. Last year, a staggering 3,000 hours of fresh original content was produced exclusively for streaming platforms. Our stories are captivating the global audiences, putting Indian talent on the global stage. When a person sitting at the opposite end of the world is watching a story from a remote village in India, that connects us दिल से रे। और इसी प्रेम को अमर रखने के लिए भारत सरकार एक नई पहल कर रही है। As India's international gateway to entertainment, the International Film Festival of India provides recognition to the best of the best in the creative industry. For the first time in history, IFFI will showcase and award the best web series on an OTT platform. The award comes with a trophy, a certificate and a cash prize of 10 lakh rupees. और चक दे फटे। बस यही तो खूबसूरती है इस देश की, जितनी सारी भाषाएं उतना ज्यादा कंटेंट। Along with recognizing and rewarding the exceptional talent, the Government of India aims to further promote OTT content in Indian languages. खूब भालो। Aiming to ignite the Indian OTT revolution with unwavering support, incentives and investment opportunities where exceptional digital content thrives and triumphs. अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपकी फेवरेट वेब सीरीज की लिस्ट तो काफी लंबी है, पर बाबू मशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। माफ कीजिएगा, थोड़ा इमोशन में भेगा, पर क्या करें, इतने OTT प्लेटफॉर्म्स और इतना अमेजिंग कंटेंट, आंखें तो भरी आती है। बट पुष्पा, I hate tears and I love awards. So join the revolution as we witness the triumph of the Indian OTT industry, where creativity knows no bounds and dreams come to life on every screen. अब बात करते हैं कैसी खबर की जिस पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा गांव में निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए इंदौर से एक नई मशीन लाई गई है, जिसे अब सुरंग के 200 मीटर अंदर ले जाया जा रहा है ताकि रुके हुए काम को आगे बढ़ाया जा सके। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मजदूरों तक पहुंचने के लिए लगाई गई ऑगर मशीन ने शुक्रवार शाम से काम करना बंद कर दिया था। मजदूरों को निकालने के लिए योजना में भी फेरबदल किया गया है। अब हॉरिजॉन्टल यानी सामने से ड्रिलिंग के बजाय वर्टिकल यानी ऊपर से छेद किया जा रहा है ताकि मलबे को आसानी से हटाया जा सके। सरकार ने सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए 5 विकल्प की योजना की घोषणा की है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के घटनास्थल के दौरे के बाद इन 5 विकल्पों का निर्णय लिया गया।
और विभिन्न 5 एजेंसियों को इन विकल्पों पर कार्रवाई करने को कहा गया। सरकार सुरंग में फंसे मजदूरों के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए लगातार उनके संपर्क में है और हर संभव प्रयास कर रही है। अब तक टनल के अंदर 70 मीटर में फैले मलबे में 39 मीटर छेद किया जा चुका है। हालांकि ये अभी आधा ही है। माना जा रहा है कि अभी भी कम से कम 4-5 दिनों का समय मजदूरों को बाहर निकालने में लग सकता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के सचिव अनुराग जैन ने मजदूरों को निकालने की नई रणनीति का खुलासा किया। हालांकि पूरी घटना बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट उसकी जो फॉर्चुनेट पार्ट है कि ये 2 किलोमीटर जो है ये पूरी तरीके से फिनिश टनल है, इसलिए इसमें जो है अदरवाइज कोई और खतरा नहीं। तो जितना जल्दी से जल्दी हम इनको निकालेंगे वो उतना अच्छी बात है। इस पर्टिकुलर पोर्शन में पानी का इंतजाम है, नल गया हुआ है, बिजली गई हुई है, तो बिजली पानी है। अब मुख्य बात आती है खाने की। तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे एक पाइपलाइन है 4 इंच की जिस पर कंप्रेसर है, तो उसके थ्रू चना, मुरमुरा, ड्राई फ्रूट्स जो भेजे जा सकते 4 इंच की पाइपलाइन में, मेडिसिन, विटामिन सी, विटामिन डी, एंटी डिप्रेसेंट्स जो मेडिकल एडवाइस है उसको हम लोग लगातार भेज रहे हैं। और अब बात करते हैं खेल जगत की। क्रिकेट विश्व कप 2023 का समापन रविवार को हुए मुकाबले में हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। अहमदाबाद में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान भारत को 6 विकेट से पराजित किया। ऑस्ट्रेलिया ने 43 ओवर में 4 विकेट पर 241 रन का लक्ष्य हासिल कर जीत दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड ने 137 और मार्नस लाबुशेन ने नाबाद 58 रन बनाए। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 2 और मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने 1-1 विकेट लिया। इससे पहले भारतीय टीम 50 ओवर में 240 रन पर आउट हो गई। लोकेश राहुल ने 66, विराट कोहली ने 54 और कप्तान रोहित शर्मा ने 47 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिशेल मार्क ने 3 और जोश हेजलवुड और कप्तान पैट कमिंस ने 2-2 विकेट लिए। विराट कोहली को इस विश्व कप का मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। भारत ये विश्व कप बेशक हार गया, लेकिन बात रन बनाने की हो या विकेट लेने की, भारतीय खिलाड़ी इस वर्ल्ड कप में छाए रहे। मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे विराट कोहली ने पूरे विश्व कप के दौरान शानदार बल्लेबाजी की और 11 मैचों में 765 रन बनाए। कोहली का बल्लेबाजी औसत 95.62 रहा। वहीं भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने भी शानदार स्ट्राइक रेट के साथ 11 मैचों में 597 रन बनाए। सुप्रभात में अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़ी इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। 20 नवंबर साल 1929 में मिल्खा सिंह का जन्म पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के गोविंदपुरा में हुआ। उन्होंने 1956 के मेलबर्न ओलंपिक, 1960 के रोम ओलंपिक और 1964 के टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से भी मशहूर रहे। मिल्खा सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों में 1, राष्ट्रीय खेलों में 2 और एशियन गेम्स में 4 गोल्ड मेडल जीते। मिल्खा सिंह कुछ समय के लिए 400 मीटर के विश्व कीर्तिमान धावक भी रहे। भारत सरकार ने साल 1959 में उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। 20 नवंबर साल 1954 में पहली बार विश्व बाल दिवस सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में स्थापित किया गया। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने, दुनिया भर में बच्चों के बीच जागरूकता बढ़ाने और बच्चों के कल्याण में सुधार के लिए मनाया जाता है। माता पिता, शिक्षक, डॉक्टर, नागरिक समाज के कार्यकर्ता और बच्चे स्वयं विश्व बाल दिवस को अपने लिए प्रासंगिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सबसे पहले बाल दिवस जिनेवा के इंटरनेशनल यूनियन फॉर चाइल्ड वेलफेयर के सहयोग से विश्व भर में अक्टूबर 1953 को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लिए गए निर्णय के हिसाब से यह सबसे पहले 1954 में मनाया गया। अब बात करते हैं आस्था के महापर्व छठ की।
नहाय खाए से शुरू हुआ आस्था का ये महापर्व, इसकी पूजा का आज चौथा दिन है। उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य देने के साथ ही ये पर्व आज संपन्न हो रहा है। चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और इसी के साथ छठ महापर्व का समापन हो जाता है। छठ महापर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इसके बाद दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ और चौथे दिन को उषा अर्घ के नाम से जाना जाता है। छठ का पर्व बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। महिलाओं द्वारा छठ का व्रत संतान की लंबी उम्र और उनके खुशहाल जीवन के लिए रखा जाता है। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहा 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आम नागरिकों के लिए खुल गया है। 14 नवंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका शुभारंभ हुआ था। इस अंतर्राष्ट्रीय मेले की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यूनाइटेड बाय ट्रेड। 27 नवंबर तक चलने वाले इस व्यापार मेले में खान मंत्रालय का एक मंडप है। इसमें कई दुर्लभ खनिजों का प्रदर्शन किया गया है। साथ ही खनिजों को निकालने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। आइए चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं खनन मंडप की आकर्षक तस्वीरों के साथ। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। माइनिंग के बारे में लोगों का एक ही नज़रिया है कि खदान है, खोदा जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है। हमारा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक एनिग्राफिक स्क्रीन लगाई है जिसमें वो दिखाया गया है कि माइंस के डिफरेंट जो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, लिथियम है, उनके क्या यूजेस हैं। बहुत सारे जियोलॉजिकल सैंपल्स जो नेचुरल इसमें पाए जाते हैं और जो जनरली पब्लिक को मौका नहीं मिलता है उसे देखने का, वो यहाँ पर लगाए गए हैं। इसीलिए इसका नाम है कनेक्टिंग बियॉन्ड माइनिंग, कि आप कैसे कनेक्ट करें, लोगों को बताएं। एक वो जो एम्पैथी होती है और एक जो कनेक्शन का एहसास होता है, वो यहाँ की भीड़ बता रही है कि हम उसमें कामयाब हों।